क्वेश्चन नंबर 8, तो देखो इसमें भी सम है। फाइंड द सम टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक का सम निकालना है इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। तो देखो जीपी दे रखी है √7, √21, 3√7 और सम निकालना है एन टर्म्स तक का, मतलब एस एन। सम निकालना है एन टर्म तक का, तो एस एन निकालना है ना। तो देखो फटाफट फिर से, ए की वैल्यू तो वही है भाई, पहली टर्म √7 है ना, और आर की वैल्यू निकाल लो। आगे वाली टर्म ऊपर, पहले वाली टर्म नीचे। ध्यान रखना, जब ऊपर भी रूट होता है और नीचे भी रूट होता है तो होल का रूट बन सकता है। बोर्ड पे देखो, जब ऊपर भी रूट लगा हुआ है और नीचे भी रूट लगा हुआ है, ऊपर भी एक्स पर रूट लगा हुआ है, नीचे भी वाई पर रूट लगा हुआ है, तो दोनों को हम होल का रूट बना सकते हैं। ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, तो होल का रूट बनाया जा सकता है। अब जरा इसको देखो, ऊपर भी रूट और नीचे भी रूट, तो मैंने होल का बना दिया। तुम सोचोगे क्या जरूरत है, बिल्कुल देखो कट नहीं रहा क्या। 7 से 21 कितने पर चला गया, 3 पर। 7 3 जा 21, तो कितना आ गया, √3 आ गया भाई। अब सिंपल नहीं लग रही रेशियो, रेशियो कितनी आ गई, √3। आर की वैल्यू कितनी आ गई, √3। ठीक है, तो अब निकालेंगे सम। मुझे बताओ सम का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 1 माइनस आर एन अपॉन में 1 माइनस आर, ये होता है ना भाई। सम का फॉर्मूला यही तो होता है, 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। अब जो जो वैल्यू है डाल दो। देखो a की वैल्यू है √7, आर की वैल्यू है √3। मुझे बताओ क्या n की वैल्यू है हमारे पास। सम में बताया कहां तक का सम निकालना है, नहीं, बस इतना बताया n तक का, तो n ही है बस, तो ऊपर n ही रहेगी पावर, और नीचे 1 माइनस √3। ठीक है, देखो तुम चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो तुम इसका क्या कर लो, रेशनलाइज। हालांकि रेशनलाइज करने से कुछ खास फायदा तो मिलेगा नहीं, लेकिन मैं कर देता हूं क्योंकि पीछे आंसर में शायद रेशनलाइज कर रखा है, तो कर लेते हैं। √7 1 माइनस √3 की पावर n 1 माइनस √3। मुझे बताओ ऐसी तो रेशनलाइज करते थे, नीचे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस √3। तुम्हें याद होगा रेशनलाइज में क्या करते हैं, नीचे माइनस होता है तो प्लस की मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे, और नीचे प्लस होता है तो माइनस की मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब हमेशा साइन बदल देते हैं। नीचे लिखा हुआ है 1 माइनस √3, तो मल्टीप्लाई करोगे 1 प्लस √3, 1 प्लस √3, है ना। अब तुम्हें मालूम है ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला, 1 माइनस √3 की पावर n बचा, 1 प्लस √3 बचा। अब अपोन में देखो, देखो इधर मैंने क्या करा, 1 माइनस √3 का रेशनलाइज कर दिया, 1 प्लस √3 और 1 प्लस √3, है ना। ऊपर तो मैंने मल्टीप्लाई करी नहीं है, बस लिख दी। नीचे करूंगा, मुझे बताओ नीचे एक बार माइनस में और एक बार प्लस में फॉर्मूला नहीं दिख रहा तुम्हें, देखो a माइनस बी ए प्लस बी, क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई ये फॉर्मूला याद है ना, एक बार माइनस में एक बार प्लस में, a माइनस बी और a प्लस बी, तो a का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, और b का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बोलो, जब भी हम √3 का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, तो सिर्फ क्या बचेगा, 3। हाँ 1 में से 3 माइनस करके √7 के अपोन में लिख लेना, क्या दिक्कत है, माइनस आगे लगा देना। देखो वोट पे 1 में से 3 गए माइनस के 2, वो माइनस का 2 मैंने इसके अपोन में नहीं लिखा, यहां पर लिख दिया, इसको ऐसे रहने दिया। और जरूरी नहीं इसके अपोन में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने √7 के अपोन में लिखा है तो उसी के अपोन में लिखना है। इस बड़ी टर्म के अपोन में भी माइनस का 2 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, उधर भी लिखा जा सकता है, वो तो बस मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, इधर लिखने में कौन सी बड़ी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द सम टू n टर्म्स इन द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस। तो देखो सम निकालना है फिर से,
और कहां तक का निकालना है, एन टर्म्स तक का। सम पूछा है हमसे कहां तक का, एन टर्म्स तक का। और सीरीज फिर से दे रखी है, देखो कितनी बढ़िया सीरीज है, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए क्यू। वैसे भी इतनी सारी टर्म की जरूरत ही नहीं थी, शुरू की दो की जरूरत है बस। देखो पहली टर्म तो भाई यही है 1, है ना, रेशो निकाल लो, आगे वाली ऊपर पीछे वाली नीचे। मुझे बताओ माइनस ए अपोन में 1, माइनस ए ही तो आएगा, मतलब आर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए। आर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए, क्योंकि अपोन में 1 लगाओ या मत लगाओ, मैंने हटा दिया। बोर्ड पे देखो, अगर रेशियो है माइनस ए अपोन में 1, तो ये अपोन का 1 का फायदा क्या, फाइनली रेशियो आई क्या गई, ऊपर से माइनस ए आ गया बस। अपोन के 1 की क्या जरूरत है, ये लो मैंने हटा ही दिया, चलो लगा रहने दो। अपोन के 1 को हटाकर आर की वैल्यू क्या आ गई, माइनस ए, है ना। अपोन में जब भी 1 होता है तो उसका कोई फायदा नहीं होता है। अब सम का फॉर्मूला लगाते हैं। सम का फॉर्मूला है ए 1 माइनस आर एन 1 माइनस आर। हाँ ए की वैल्यू बताओ, ए की वैल्यू देखो ये रही 1 माइनस आर एन, आर की वैल्यू ये रही माइनस ए। ऐसा मत सोचना कि ए का भी माइनस है और बाहर भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस कर दूं, नहीं। तुम सोचोगे कि माइनस माइनस क्यों प्लस ना करें, हमेशा मैं माइनस माइनस को क्या करवा देता हूं, प्लस, तो इसमें क्यों नहीं करवा रहा। जरा गौर करो, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई अभी नहीं हो सकती, पहले ऊपर क्या लगी हुई है, पावर। क्या तुम्हें पावर मालूम है एन क्या होगा, कुछ नहीं पता। जब तुम्हें ऊपर पावर के बारे में नहीं मालूम है, ब्रैकेट के ऊपर पहले पावर लगी हुई है, इस माइनस को तुम इस ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर क्या लगी हुई है, पावर। ये गलती मत करना कि माइनस माइनस क्या कर दूं, प्लस, काट दिया जाएगा, ठीक है। बाहर माइनस है माइनस रहेगा और अंदर भी माइनस है माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में ब्रैकेट है और ब्रैकेट के ऊपर क्या है, पावर है। अगर ये पावर नहीं होती ना तो मैं कर देता, है ना, इसलिए पावर है इसलिए नहीं कर सकता। अब जरा नीचे देखो, नीचे कर दूंगा। बताओ आर की वैल्यू क्या, माइनस है, मुझे बताओ नीचे क्या कोई पावर है ऊपर, नीचे वाले माइनस ए के ऊपर क्या कोई पावर लग रही है, नीचे पावर नहीं है, नीचे कर सकते हैं हम, तो नीचे इसको मल्टीप्लाई दे देते हैं। हाँ ये जो बाहर 1 चल रहा था, इस 1 को तो हटा ही दो, बाहर 1 की कोई जरूरत नहीं है। अंदर सॉल्व करते हैं, 1 माइनस माइनस ए की पावर एन अपोन में, बताओ माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस, तो 1 प्लस ए, ये आ गया हमारा सम। तो देखो जरूरी नहीं है एनसीईआरटी में जो सम के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ और जो लास्ट में आंसर आता है, जरूरी नहीं वही आंसर तुम्हारी बुक में दे रखी हो, है ना। बुक के आंसर थोड़े बहुत फर्क हो सकते हैं, क्योंकि बुक वाले ना थोड़ा बहुत इनको सॉल्व कर देते हैं और थोड़ा बहुत अलग तरीके से कर देते हैं, लेकिन मुद्दे की बात यह कि हमें सही करना है। जरूरी नहीं हमारा आंसर बिल्कुल मैच हो, बिल्कुल वही चीज आ रही हो जैसे पीछे आई है ना। मुद्दे की बात है कि हम बिल्कुल सही करें उस क्वेश्चन को, आंसर सही होना चाहिए, आंसर सही होना चाहिए बस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी टाइप का है, सम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द सम टू एन टर्म्स इन द जीपी। देखो कितनी बढ़िया सीरीज है भाई, एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7, है ना। और सम निकालना है, वो भी एन टर्म्स तक का, मतलब एस एन निकालना है, ठीक है। तो देखो पहली टर्म निकाल लो ए, बताओ ये है ना पहली टर्म, एक्स क्यूब, लिख लो इसको। अब निकालो आर, आगे वाली ऊपर पहले वाली नीचे। मुझे बताओ एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 3 काटोगे ना, बताओ 5 में से पावर 3 चली गई, कितनी पावर बची, 2 बची भाई। एक्स की पावर 5 में से एक्स की पावर 3 चली गई, तो कितनी पावर बचेंगी बैलेंस में, 2 पावर बचेंगी, मतलब सिर्फ 2 पावर बचेंगी, है ना। कितनी पावर बचेंगी, 2। अब सम का फॉर्मूला लगाओ, ए 1 माइनस आर एन
1 माइनस आर, है ना, यही तो होता है फॉर्मूला, लिख दो। बताओ ए की वैल्यू कितनी है, एक्स क्यूब, 1 माइनस आर, एक्स, आर की वैल्यू कितनी, देखो ये रेशियो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर की पावर एन, ध्यान रखना एन बाहर और 2 अंदर। अब नीचे देखो, नीचे आर की जगह क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर डाल दो, बस। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते हम, इस चीज को इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तुम लोग कर सकते हो, नहीं, बस इतना ही छोड़ सकते, क्या है। देखो सम के क्वेश्चन क्या करें, इन्होंने कुछ वैल्यू तो दे नहीं रखी, हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू डाल सकते हैं, और जो थोड़ा बहुत सॉल्व हो रहा है उसे सॉल्व कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। अगर वो हमें कुछ वैल्यू देते तो हम कुछ करते, लेकिन उन्होंने हमें वैल्यू ही नहीं दी, तो बस इतना करते जाओ और छोड़ते जाओ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 पर क्रॉस लगा दो, बेमतलब का क्वेश्चन है, आने लायक बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं है ये, यूजलेस क्वेश्चन। हाँ क्वेश्चन नंबर 12 पर टिक कर लो, क्वेश्चन नंबर 12 पर टिक कर लो, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए, जब भी क्वेश्चन हमें जीपी की 3 टर्म की बात करेगा ना, कितनी टर्म की बात करेगा, 3 टर्म्स, हमेशा जीपी की कितने टर्म्स की वो बात करेगा, 3 टर्म्स की। तो तुम्हें पता है फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म क्या माननी है, ये माननी है। देखो जब भी क्वेश्चन, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो, जब भी क्वेश्चन कितनी टर्म्स की बात करेगा, शुरू की 3 टर्म्स की बात करेगा, शुरू की 3 टर्म्स। तो 3 टर्म्स में वो जब भी बोलेगा तो तुम्हें शुरू की 3 टर्म्स क्या मान ली है, लिखो, लेट ए अपॉन में आर ए और ए आर, शुरू की कितनी टर्म मान लेनी है, 3 टर्म, और क्या मानोगे, ए अपॉन में आर ए और ए आर। तुम पूछोगे कि यही क्यों माने, तो तुम मुझे खुद बताओ और कौन सी होती हैं। देखो वोट पे यही तो होती है भाई, पहली टर्म क्या होती है, ए अपॉन में आर ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, यही होती है। शुरू की 3 बोलेगा तो ये मानना, शुरू की 4 बोलेगा तो ये मानना, शुरू की 5 बोलेगा तो इतनी मानना, ठीक है। शुरू की जितनी भी बोलेगा, लेकिन अगर 10 बोल दी तो 10 के केस में मानना मत, 10 के केस में हम कुछ और तरीके से करते हैं ना। वैसे भी जब भी वो सम या प्रोडक्ट वगैरह देता है ना, टिक कर लेना सम और प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन, जब भी वो सम और प्रोडक्ट देता है तो शुरू की 3 या शुरू की 4 पर देगा। आज तक 4 पर आया ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कितने पर आता है, 3 पर। शुरू के 3 के बारे में ही हमें बताता है। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। देखो ये लाइन तो लिख लेना जब मैं बोलूं, अभी रहने दो। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ अ जीपी, देखो सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स, शुरू की 3 टर्म्स का सम बता रखा है। देखो बोर्ड पे शुरू की 3 टर्म्स ये थी ना, देखो शुरू की 3 टर्म्स का सम कितना दे रखा है, 39 अपॉन में 10, बताओ यही है ना। देखो बोर्ड पे पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, तीनों का सम कितना दे रखा है, 39 अपॉन में 10। अब आगे देखो, एंड देयर प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब समझते हो, इनका मल्टीप्लाई। तो देखो पहली टर्म का मल्टीप्लाई, दूसरी टर्म का मल्टीप्लाई, तीसरी टर्म का मल्टीप्लाई कितना दे रखा है, तीनों का प्रोडक्ट दे रखा है 1, तीनों टर्म का प्रोडक्ट दे रखा था और तीनों टर्म का सम दे रखा था। फाइंड द कॉमन रेशियो एंड द टर्म्स, एक तो रेशियो बतानी है और वो टर्म्स बतानी है ना, मतलब वो तीनों की तीनों टर्म्स बतानी है। एक तो हमें क्या बतानी है, रेशियो, और एक क्या बतानी है, शुरू की तीनों टर्म्स। तो देखो वो तो हम निकाल देंगे, लेकिन पहले रेशियो और ए तो निकाल पाए, क्योंकि तुम्हें मालूम है जीपी के अंदर 2 चीजें बहुत जरूरी है, एक तो ए और एक रेशियो। अगर ये 2 चीजें निकल आई तो बहुत आसानी से, जब भी क्वेश्चन हमें बोलेगा शुरू की 3 टर्म का सम, तो शुरू की 3 टर्म का सम ये मान लेना है, और क्वेश्चन ने बोला है उन तीनों का प्रोडक्ट, देखो क्या लिखा हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट, तो तीनों का प्रोडक्ट ये बनेगा, और कितना दे रखा है 1, ठीक है।
जब भी वो सम और प्रोडक्ट दे तो शुरू की 3 टर्म के मानो ए अपॉन में आर, ए और ए आर, हमेशा ध्यान रखना। तो देखो सम दे रखा था और प्रोडक्ट दे रखा था, जब भी सम और प्रोडक्ट एक साथ दिया जाएगा तो तुम्हें इस तरह से वो 3 टर्म्स माननी है। सम, ध्यान से सुनो मेरी बात को, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सम और प्रोडक्ट, प्रोडक्ट भी साथ में देना चाहिए, तब जाके तुम्हें ये 3 टर्म माननी, तभी माननी है, वरना कभी नहीं माननी। बिना प्रोडक्ट, अगर प्रोडक्ट नहीं बोला है तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो तुम कुछ भी मान लो, लेकिन अगर सम और प्रोडक्ट एक साथ देंगे तो ही तुम्हें ये माननी है, क्योंकि ये क्वेश्चन बना ही कुछ इस तरह से। देखो देखो सम से तो फिलहाल कुछ नहीं मिलेगा हमें, प्रोडक्ट से बहुत कुछ मिलेगा। देखो प्रोडक्ट से एक चीज कट रही है, क्योंकि बोर्ड पे देखो सब कुछ मल्टीप्लाई में है ना। देखो ए अपॉन में आर, ए और ए आर सब कुछ मल्टीप्लाई में है, और जब मल्टीप्लाई में तो ये आर उस आर से कट सकता है ना, ये आर की वैल्यू नीचे वाली और वो आर की वैल्यू ऊपर वाली कट सकती है। ए इंटू ए क्यूब, है ना। देखो ए कितनी बार ए, 3, तो ए की पावर कितनी बन गई, 3। अब मुझे बताओ, पावर से पावर कट जाएगी, 1 की पावर भी तो लिख सकते हो ना 3। मुझे बताओ क्या 1 की पावर 3 नहीं लिख सकते, क्या 1 की पावर 10 नहीं लिख सकते, क्या 1 की पावर 15 नहीं लिख सकते। 1 की पावर तुम जरूरत के हिसाब से कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी जो तुम्हारा मन करे, लेकिन वही लिखे करो जितने की जरूरत है। तो देखो क्यूब से क्यूब कट गया, ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। ए की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब ये ए की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो बोर्ड पे देखो यहां पर पुट करा 1 अपॉन आर, यहां पर भी बीच में ए की वैल्यू 1 पुट करी, यहां पर भी ए की वैल्यू 1 पुट करी, है ना। अब देखो जरा 1 अपॉन में आर प्लस 1 प्लस आर 39 अपॉन में 10। अब एक काम करते हैं, तो मैं मालूम है क्या करना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा भाई, एलसीएम। हमें क्या लेने की जरूरत है, एलसीएम। देखो एक काम करो, एलसीएम तो हम ले लेंगे, ये जो प्लस का 1 है ना बीच में, इसको तो कम से कम उधर भेज दो। ये लो, मैंने यही के भेज दिया, तो कोई दिक्कत तो नहीं है। देखो ये जो बीच का +1 था मैंने उधर भेज दिया, और उधर जाके क्या हो गया, माइनस। अब दोनों जगह एलसीएम लेना है। देखो इधर भी एलसीएम लूंगा और इसके नीचे भी मैंने यहां पर भी एलसीएम लूंगा। पहले इधर देखो, आर का 1 के साथ एलसीएम लिया आर, अब क्रॉस कर दो। देखो वट पे 1 की 1 से करी 1, आर की आर से करी आर स्क्वायर। अब इधर देखो 10 का 1 के साथ एलसीएम लिया 10, देखो 39 की 1 से करी 39 और 10 की 1 से करी 10। अब देखो 1 प्लस आर स्क्वायर ऐसे ही है अपॉन में आर। अब देखो 39 में से 10 गए, 29 अपॉन में 10। अब क्रॉस कर दो, मालूम है ना ऐसे करेंगे क्रॉस। तो देखो 10 की इधर कर रहा हूं दोनों से, तो देखो वट पे 10 की 1 से करी 10, 10 की आर स्क्वायर से करी 10 आर स्क्वायर। अब आर की 29 से करी 29 आर। अब 10 आर स्क्वायर 29 आर इधर ला रहा हूं, इधर आके हो गया माइनस, और प्लस का 10 इधर ही है। देखो वोट पे मैंने प्लस का 29 आर इधर ले आया और 29 आर इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का। मुझे बताओ देखकर कौन सी इक्वेशन बन गई है, क्वाड्रेटिक। कौन सी इक्वेशन बन गई भैया, क्वाड्रेटिक। और तुम्हें मालूम है क्वाड्रेटिक के फैक्टर बनाएंगे, अब क्वाड्रेटिक के क्या बनाने पड़ेंगे, फैक्टर। तो देखो कितने आसान है, 10 10 जा 100 और बीच में फैक्टर बन गए भाई, यही बन जाएंगे। देखो बीच में मैं 29 को लिख रहा हूं, देखो 100 बन रहा है ना, 100 बन रहा है, 10 10 10 जा 100, 100 के फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे बीच में, 25 और 4 29 भी आ रहा है ना, तो माइनस का 25 और माइनस का 4 प्लस 10 इक्वल टू 0, है ना। देखो 25 चौके 100 और 25 और 4 कितने होते हैं, 29। दोनों बात बन गई ना। अब कॉमन वगैरह ले लो, बताओ दोनों में से क्या क्या कॉमन आ रहा है। एक तो 5 2 ऊपर गया 5 और 2r -5। भाई ये काम तो फैक्टराइजेशन का है, ये काम तो तुम्हें आना चाहिए।
ये काम तो तुम्हें बहुत ही अच्छे से आना ही चाहिए। तो देखो एक तो आर की वैल्यू आ रही है 2/5 और एक आर की वैल्यू आ रही है 5/2। रेशियो तो निकल आई, लेकिन क्वेश्चन ने हमसे रेशियो तो पूछी थी, वो टर्म्स भी पूछी थी। तो देखो बोर्ड पे आर और आर, दो आर आए ना, ए की वैल्यू क्या आई थी, शायद 1 आई थी, तो ए की वैल्यू दोनों के लिए 1 है। दो केस बनेंगे, कितने केस बनेंगे भाई, दो केस। क्वेश्चन ने हमसे रेशियो पूछी थी और वो तीनों की तीनों टर्म्स पूछी थी। तो हमारी कितनी रेशियो आई है, दो दो रेशियो आई है। लेकिन क्या ए की वैल्यू भी दो दो है, नहीं, ए की वैल्यू तो सिर्फ एक ही है ना, 1। दोनों के लिए क्या है, 1 है ना। अब वो तीन टर्म निकाल देते हैं जो क्वेश्चन ने हमसे पूछी है। देखो मुझे बताओ पहली टर्म क्या है, ए अपॉन में आर, दूसरी टर्म क्या मानी है ए, और तीसरी टर्म क्या मानी थी ए आर। बताओ स्टार्टिंग के क्वेश्चन में हमने यही तो मानी थी तीन टर्म्स, ए अपॉन में आर, ए और ए आर, यही तीन टर्म्स तो मानी थी। तो देखो ए अपॉन में आर, मुझे बताओ ए अपॉन में आर, ए की वैल्यू है 1, आर की वैल्यू है 2/5। बताओ ऊपर 1 नीचे 2/5, रेसिप्रोकल हो जाएगा 5/2। पहली टर्म तो आ गई 5/2। अगली टर्म देखो, अगली टर्म है ए की वैल्यू कितनी है 1, अगली टर्म आ गई 1। अगली देखो ए आर, ए की वैल्यू कितनी है 1, दूसरी वैल्यू कितनी है आर। तो देखो 2/5 की 1 से करूंगा 2/5, तीन टर्म निकल आई ना। मुझे बताओ क्या मैंने तीनों टर्म निकाल ली, लेकिन किस कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकाली है, ये जो तीनों टर्म निकाली है किसके हिसाब से निकाली है, इसके हिसाब से, है ना। अब तुम्हें यही काम इसके हिसाब से भी करना है ना। देखो अब मैं इस कॉम्बिनेशन के हिसाब से निकालूंगा, ये काम इसके हिसाब से हुआ है। अब जरा ये देखो ए अपॉन में आर, फिर से मैं ये तीनों टर्म निकाल रहा हूं, ए अपॉन में आर। बताओ ए की वैल्यू अभी भी 1 है और आर की वैल्यू 5/2 है। बताओ नीचे फ्रैक्शन है, रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखो जैसे यहाँ पर 2/5 का रेसिप्रोकल कर दिया 5/2, यहाँ पर 5/2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/5, है ना। पहली टर्म आ गई, बीच में तो वही है ए की वैल्यू कितनी है 1, दूसरी टर्म आ गई। तीसरी टर्म 5, ए की वैल्यू देखो 1 और आर की वैल्यू 5/2। 1 को लिखो या मत लिखो, 5/2। तो तुमने देखा कि कितनी टर्म्स बन गई, 6, है ना, क्योंकि आर और ए के दो दो कॉम्बिनेशन बने ना। देखो बोर्ड पे ये तीन टर्म किसके हिसाब से बनी है, जब आर की वैल्यू 5/2 थी और ए की वैल्यू 1 थी। और ये तीन टर्म किसके हिसाब से बनी है, जब आर की वैल्यू 2/5 थी और ए की वैल्यू 1 थी। समझ रहे हो ना, क्योंकि हमारे पास दो दो आर की वैल्यू आई थी, इसलिए हमें दो दो बार बनाना पड़ गया। अगर आर की वैल्यू सिर्फ एक ही आती तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन इस क्वेश्चन में कितनी आ गई थी, दो दो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो देखते हैं अब, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी। देखो जीपी बता रखी है भाई, बहुत ही बढ़िया जीपी है, 3 स्क्वायर 3 क्यूब। कहां मिलती है ऐसी जीपी, यहां मिलती है, पढ़ो फिर इसे मिलती है तो। हाउ मैनी टर्म्स ऑफ जीपी, कितनी टर्म्स हो, हाउ मैनी का मतलब कितनी टर्म्स हो, आर नीडेड टू गिव द सम, कि सम कितना हो जाए, सम कितना हो जाए भाई, बोलो 120 हो जाए। हम इसके अंदर कितनी टर्म्स डालें कि सम कितना हो जाए, 120 हो जाए। देखो हमें नहीं पता ये कितनी टर्म का सम है, हमने क्या मान लिया, n टर्म्स का सम है भाई, यही तो मानते हैं। जब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स हैं और वही हमसे पूछा है हाउ मैनी टर्म्स, हमें नहीं पता कितनी टर्म्स है, लेकिन क्वेश्चन ने यही तो पूछा है कितनी टर्म्स हैं, है ना। तो हमने क्या मान लिया इसको, Sn, सम बता रखा था 120, ठीक है। और अब n निकाल देंगे। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब मालूम है ना तुम्हें, नंबर ऑफ टर्म्स। मतलब क्वेश्चन ने हमसे क्या पूछी है, n की वैल्यू। हाउ मैनी टर्म्स का मतलब होता है कितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो नंबर निकालना है मतलब n की वैल्यू निकालनी है ना। तो देखो पहले तो a निकाल लो, a की वैल्यू 3 है, रेशियो निकालो। देखो आगे वाली ऊपर, पीछे वाली नीचे। बताओ 3 का स्क्वायर ऊपर कितना खुलेगा, 9, नीचे 3, 3 से ये 9, मजा आ गया भाई, रेशियो आ गई तुम्हारी 3
और ए की वैल्यू भी आ गई 3, क्या हुआ, सेम नहीं हो सकता? क्या कोई दिक्कत हो रही है? रेशियो, और अगर ए दोनों वैल्यू सेम आ गई तो क्या कोई परेशानी वाली बात है? आ गई तो आ गई, है ना। अब देखो, सम बता रखा था 120, सम कितना बता रखा है? 120, ठीक है। मुझे इतना बताओ कि सम का फॉर्मूला होता क्या है? सम का फॉर्मूला ये तो होता है या कुछ और होता है? अगर सम का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है तो मुझे जरूर बताना, हालांकि मैं सुन नहीं पाऊंगा, लेकिन बता तो सकते हो। अब देखो जरा, देखो सम बोर्ड पे देखो, सम कितना बताया था? 120। क्वेश्चन ने हमें सम कितना बोला था? 120। मैंने सम रखा 120 और सम की जगह उसका क्या डाल दिया भाई? बोलो, उसकी जगह उसका क्या डाल दिया? फॉर्मूला डाल दिया। उसकी जगह उसका फॉर्मूला डाल दिया, है ना। अब जो जो वैल्यू है हमारे पास डाल दो। मुझे बताओ, ए की वैल्यू और आर की वैल्यू है ना, दोनों की वैल्यू क्या है? 3 है, डाल दो। देखो बोर्ड पे, बाहर तो ए की जगह आ गया 3, अंदर देखो यहां पर आर की जगह क्या आ गया? 3। नीचे देखो, आर की जगह नीचे भी क्या आ गया? 3। कोई दिक्कत? मुझे मालूम है नहीं है, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है, इसमें दिक्कत कहां से हो जाएगी भाई? अगर इसमें दिक्कत हो जाएगी तो फिर तो दिक्कत ही दिक्कत है। अब देखो, थोड़ा सॉल्व करते हैं, बोर्ड पे देखना जरा 2 मिनट के लिए बस। 3 को बताओ, 3 इधर मल्टीप्लाई में है ना, देखो इधर बोर्ड पे 3 इसके साथ चिपका हुआ है, ये देखो, ये दिखा डॉट, 3 इसके साथ चिपका हुआ है। जब भी कोई चीज किसी के साथ चिपकी हुई होती है तो वो क्या होती है? मल्टीप्लाई। और वो मल्टीप्लाई वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी? डिवाइड। तो देखो 1 माइनस 3 की पावर n ऊपर, नीचे देखो 1 में से 3 गए, माइनस के 2 बचेंगे ना। तुम बोलोगे माइनस के क्यों? तो मैं बोलूंगा माइनस की डिजिट बड़ी है इसलिए। देखो 1 में से 3 गए, माइनस के 2, है ना। 3 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। 120 के अपोन में 3 आ गया, क्योंकि डिवाइड करना था, है ना। अब कर दो डिवाइड। बताओ कितने पर कटेगा? बताओ, 3 4 जा 12 नहीं होते क्या? अगर मैं यहीं की यहीं कर दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं है भाई? ये लो, दिक्कत नहीं थी तो मैंने कर दिया, है ना। मुझे बताओ, -2 इधर डिवाइड है ना, इधर देखो बोर्ड पे, -2 इधर क्या है? डिवाइड है। उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। जब भी कोई टर्म इधर डिवाइड में होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। और जब भी इधर कोई टर्म मल्टीप्लाई में होती है तो उधर जाके क्या हो जाती है? डिवाइड। तो -2 इधर डिवाइड था, उधर जाके क्या हो जाएगा? बोलो, उधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। तो बताओ, 2 की 40 से करूंगा 80, और माइनस का जरूर चल रहा है, माइनस का जरूर चल रहा है। मुझे बताओ, ये 1 प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो बताओ, माइनस का 80 और माइनस का 1, और माइनस माइनस क्या होते हैं? बोलो, माइनस माइनस प्लस होते हैं, यानी कि 80 और 1 कितने हो जाएंगे? 81। माइनस के 81। तुम सोच रहे होंगे माइनस क्यों? ध्यान रखना, माइनस माइनस को प्लस जरूर कर रहा है, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा। अब देखो, माइनस से तो माइनस काट दो, और मैंने बताया था इस तरह के क्वेश्चन में ना इसके फैक्टर बनाया करो। जब भी किसी की भी पावर आए करे तो हमेशा क्या बनाया करो? फैक्टर। और तुम्हें मालूम नहीं है, ये 3 की पावर 4 होता है, नहीं तो करके देख लो। 81 के फैक्टर बनाकर देखो, 4 बार 3 आएगा। 3 कितनी बार आएगा भाई? 4 बार। नहीं तो बना के देख लो, मुझ पर भरोसा नहीं, आजकल भरोसा होता नहीं यार किसी पर। अगर करना है तो कर लो भरोसा, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये चीज तो कई बार आ गई अब तक इस वाली एक्सरसाइज में, बेस सेम होता है। देखो, बेस सेम होता है और बीच में इक्वल होता है, तो बेस बराबर है ना, बेस बराबर है तो पावर भी क्या होंगी? बराबर होंगी। इसका मतलब कितनी टर्म्स हैं इस सीरीज के अंदर? 4 टर्म्स। इस सीरीज के अंदर लगभग कितनी टर्म्स मानी जाएंगी? 4 टर्म्स। और तब इसका सम कितना हो जाएगा? 120। तो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, और जरूरी नहीं है ये हमने पहली बार करा है ऐसा क्वेश्चन, कई बार आ गया भाई इस वाली एक्सरसाइज में, तो बहुत बार आया है ये। नेक्स्ट देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 14। द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स। देखो, शुरू की 3 टर्म्स का सम बता रखा है 16। शुरू की कितनी टर्म्स का सम बता रखा है भाई? 16। लिखो, देखो शुरू की 3 का, A1 A2 A3, शुरू की 3 टर्म का सम कितना बताया गया था? 16।
सम ऑफ द नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अगली तीन टर्म का सम, अगली तीन टर्म का सम। तो देखो 1 2 3 का सम तो ये है, अगली नेक्स्ट बताओ अगली कौन सी बनेगी, 4 यही तो बनेगी, A4 A5 A6, और इनका सम कितना बता रखा है 128। देखो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, द सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स, शुरू की तीन टर्म्स का सम, A1 A2 A3 16 है ना। और फिर देखो क्या लिखा होता, सम ऑफ नेक्स्ट थ्री टर्म्स, अगली तीन टर्म बताओ तीन के बाद कौन सी बनेगी, 4 5 6। तुम कहोगे भैया अगर ऐसा बोलता कि शुरू की 5 तो तब भी इतना लंबा करते, A1 A2 A3 A4 A5 और फिर नेक्स्ट 5 6 7 8 9 10। नहीं, मैं बोलता नहीं करते। क्यों, ध्यान रखना ये क्वेश्चन ये इस तरह से जो मैंने लिखा है ना, ये छोटे छोटे के लिए तो चल जाता है, जैसे 3 टर्म बोलेगा 4 टर्म बोलेगा। अगर वो बोल देगा 12 टर्म 15 टर्म, ऐसे मत लिखना, फिर तो ऐसे लिखना, देखो शुरू की 10 टर्म का सम बोला है, तो शुरू की 10 का मतलब क्या है, यही तो होता है शुरू की 10 का मतलब। देखो बोर्ड पे क्वेश्चन ने हमें बोला शुरू की 10 टर्म का सम, तो शुरू की 10 का मतलब यही तो होता है। क्वेश्चन ने बोला शुरू की 25 टर्म का सम, तो शुरू की 25 का मतलब यही तो होता है S25। तो ऐसे करना जब बहुत सारी बताया करे। ये टेक्निक तुम तब लगा सकते हो जब उसने 2 या 3 बोली है, 4 बोली है हद से हद, है ना। हाँ 3 या 4 में बेस्ट मेथड है ये वाला जो मैंने करवाया है ना। और वैसे भी जीपी के अंदर कभी भी इतनी लंबी लंबी नहीं बोलता है ना, और बोलेगा भी तो कर लेंगे। अब चलो कैसे सॉल्व करते हैं। बोर्ड पे देखो A1 का मतलब तो तुम्हें मालूम ही है A ही होता है, A2 का मतलब AR, A3 का मतलब AR की पावर 2, पता है ना। देखो A3 का फॉर्मूला बनाना आता है ना, ऊपर एक पावर कम कर दी 2, A2 का फॉर्मूला बनाना आता है, ऊपर R की पावर कम कर दी 1, और A1 तो A ही होता है 16। अब जरा इधर देखो A4 का फॉर्मूला बनाना आता होगा, AR की पावर 3 है ना, एक कम। A5 का फॉर्मूला बनाना आता है, AR की पावर 4 एक कम, और A6 का फॉर्मूला बनाना आता है एक कम 5। समझ में आ रहा है ना। हम क्या करते हैं, तुम्हें याद है ना जीपी के अंदर ऊपर पावर क्या कर देते हैं, एक कम कर देते हैं हमेशा। अगर मैं तुमसे कहता हूं A10 बताओ तो तुम बोलोगे AR की पावर 7 है ना, हमेशा ऊपर क्या कर देते हैं, एक कम। हमेशा ऊपर कितनी पावर कर देते हैं, एक कम हमेशा। ठीक है, अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है बोर्ड पे, देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, A ले लो। देखो A से बाहर गया A1 बचा, बोर्ड पे देखो AR में से A कॉमन ले लिया, R बचा, AR स्क्वायर में से A कॉमन ले लिया, R स्क्वायर बचा। बोर्ड पे देखो A तीनों में क्या कॉमन आ रहा था, A, जहां से A कॉमन लिया 1 बचा, AR में से A कॉमन ले लिया, R बचा, AR स्क्वायर में से A कॉमन ले लिया, R स्क्वायर बचा, इक्वल टू में 16, इसको कह देना इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इधर देख कर बताओ इधर क्या क्या कॉमन आ रहा है। देखो A तो कॉमन है ही, मैं ये नहीं कह रहा कि A कॉमन नहीं है, A तो कॉमन ही है। ठीक है, A कॉमन है, लेकिन साथ ही साथ और भी बहुत कुछ कॉमन आ रहा है। बोर्ड पे देखो R की पावर 3 है ना, R की पावर 4 में R की पावर 3 है, R की पावर 5 में भी R की पावर 3 है, तो 3 भी कॉमन आ रहा है। बोर्ड पे देखो जरा समझ कर देखो, R की पावर 3 में तो R की पावर 3 है ही, R की पावर 4 में भी तो R की पावर 3 है, और R की पावर 5 में भी R की पावर 3 है, कॉमन ले सकते हैं। देखो कैसे, बोर्ड पे देखो A R की पावर 3 तो बाहर ले लिया, पूरा का पूरा ले लिया ना यहां से, तो हमने यहां से बचा 1। अब इधर देखो A R की पावर 4 में से A तो बाहर कॉमन ले लिया हमने, और R की पावर 4 में से R की पावर 3 कॉमन ले ली, 4 में से कितनी कॉमन ले ली, 3, कितनी बची, 1 बची। R की पावर कितनी बची, 1, तो 1 तो मैंने लगाया नहीं है, ये लो प्लस। अब इधर देखो A R की पावर 5 में से A तो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, और R की पावर 5 में से कितना कॉमन लिए, 3, 5 में से 3 कॉमन ले ली, कितनी पावर बची बताओ। R की पावर 5 में से मैंने 3 ले ली, R की पावर 5 में से मैंने कितनी कॉमन ले ली, 3, तो कितनी पावर बची रिमेनिंग, 2 बची ना।
r की पावर 2 बची, इक्वल टू में 128 चल रहा है, ठीक है। तो देखो इसको एक काम करना, ये जो मैंने इक्वेशन नंबर 1 बनवाया ना, इसको अभी मत बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी मत बनाओ, ठीक है। अब बनाना जो मैं करवाऊंगा, देखो बोर्ड पे ये जो a लिखा हुआ है ना, ये बताओ a बाहर चिपका हुआ है ना। मैंने बताया था जब भी कोई टर्म बाहर चिपकी भी होती है तो वो क्या होती है, मल्टीप्लाई में। वो टर्म किस में मानी जाती है भाई, मल्टीप्लाई में। और अगर मैं उस टर्म को इधर भेजूंगा तो वो टर्म इधर आके क्या हो जाएगी, डिवाइड। उस टर्म को हम इधर आके क्या करेंगे, डिवाइड। तो देखो a को इधर डिवाइड में भेज रहा हूं, 16 अपॉन में a। अब बना दो इक्वेशन नंबर 1, अब बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब तुम इसको इक्वेशन नंबर 1 बना सकते हो, ठीक है। जब भी कोई टर्म इधर मल्टीप्लाई होती है तो उधर जाके डिवाइड। अब इधर देखो, देखो इधर ए आर क्यूब बाहर चिपका हुआ है ना, उधर जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। सेकेंड इक्वेशन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो देखो दोनों इक्वेशन तो मैं दिखाई दे रही होंगी, और अब मुझे बताओ मैं दोनों इक्वेशन को क्या करूंगा, कंपेयर। दोनों इक्वेशन को मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है। तो देखो जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करूंगा, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो मुझे बताओ जब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर कर रहे हैं, क्या तुम्हें ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल दिखाई दे रही है, 1 प्लस आर स्क्वायर। क्या ये टर्म तुम्हें दोनों के अंदर दिखाई दे रही है, सेम। देखो इधर प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा है वीडियो में, लेकिन तुम्हें मालूम है ना क्या बन रहा है, 1 प्लस आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि हमने ए कॉमन लिया और कॉमन लेने के बाद दोनों के अंदर ये टर्म कैसी बन रही है, सेम, ठीक है। तो एक काम करो, जब ये मुझे बताओ जब दोनों को कंपेयर करा, ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम है, तो अल्टीमेटली ये वाली साइड और ये वाली साइड भी हम क्या डाल सकते हैं, इक्वल। लिखो 16 अपॉन में a बराबर किया जा सकता है 128 अपॉन में a r की पावर 3। अब देखो क्रॉस करूंगा बोर्ड पे, देखो ये देखो ए आर क्यूब 16 से मल्टीप्लाई हुआ, ए उसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, समझ में आ रही है बात भाई। ए आर क्यूब उसके साथ जाकर चिपक गया और ए 128 के साथ जाकर चिपक गया। अब एक काम करो, वेरिएबल एक साथ कर लो, कांस्टेंट एक साथ कर लो। देखो ए को इधर भेज दो और 16 को इधर भेज दो, समझ रहे हो ना मैंने क्या करा है। मैंने क्या करा, देखो पहले ए आर क्यूब को 16 के साथ भेजा, क्रॉस कर दिया, ए को उसके साथ भेजा, उधर क्रॉस कर दिया। बाद में मैंने क्या करा, देखो वेरिएबल और वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल है ना, इसको अपॉन में लिया है और 16 को उधर भेज दिया ना। अब देखो कुछ चीजें कट रही है, 16 से 128 कटता है जरूर, और कंप्लीट टेबल में कटता है जहां तक है। तो देखो मैं देखता हूं करके, 16 से, हाँ 8 पर कटता है भाई ये, है ना। और देखो इधर a से a कट गया, आर क्यूब, a से a कट गया आर क्यूब। अब तुम्हें मालूम है आर क्यूब अगर 8 आया है तो 8 का मतलब क्या होता है, 2 की पावर, बोलो 2 की पावर 3 होता है ना भाई। देखो इधर बोर्ड पे तुमने a से a काट दिया और 16 से 128 काट दिया 8 पर, क्या बचा, आर क्यूब बचा। और आर क्यूब अगर 8 के बराबर है तो 8 का मतलब क्या है, 2 की पावर 3। ऐसा मैंने इसलिए करा है, देखो पावर से तो पावर कट गई, आर की वैल्यू कितनी निकल आई, 2, रेशियो निकल आई, आर की वैल्यू कितनी निकल आई, 2। अब इस आर की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में जाकर पुट करेंगे, है ना। इस आर की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में जाकर पुट करना है। तो देखो मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में पूछा क्या था, डिटरमाइन फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो एंड सम। देखो फर्स्ट कॉमन रेशियो तो निकल आई है, फर्स्ट टर्म और निकालनी बाकी है, मतलब ए। देखो फर्स्ट इक्वेशन ये थी शायद,
1 + r स्क्वायर और इक्वल टू में था मेरे ख्याल से 16, ये था ना, ये थी ना फर्स्ट टर्म। अब r की वैल्यू डाल दो जो तुमने निकाली है, देखो 1 + r की जगह आ गया 2 r स्क्वायर। मुझे बताओ मैं 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दूं, देखो बोर्ड पे, यहां पर तुम्हें r का स्क्वायर करना है और r की वैल्यू कितनी है 2, तो मैं डायरेक्टली किसका स्क्वायर कर रहा हूं 2 का। बताओ 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ऐड कर दो इन्हें, देखो 1 और 2 तुम्हारा 3, 3 और 4 7। हाँ एक ही वैल्यू आ गई 16/7। देखो फर्स्ट टर्म भी निकल आई और कॉमन रेशियो भी निकल आई, फर्स्ट टर्म भी हमारी आ गई और कॉमन रेशियो भी आ गई। अब उसने सम और पूछा है, कोई बात नहीं सम भी निकाल देंगे, बस मुझे सम का फॉर्मूला बता दो। देखो यही होता है ना सम का फॉर्मूला, 1 - r की पावर n 1 - r, यही तो होता है। बस फॉर्मूले में डाल देना और डालते ही छोड़ देना। देखो एक ही जगह तो डाल दिया 16/7, 1 - r, r की जगह डाल दिया 2 की पावर n और 1 - r, r की जगह डाल दिया 2। हाँ नीचे इतना तो सोल्व कर दो कि 1 में से 2 माइनस कर दो। मुझे बताओ नीचे 1 में से 2 माइनस करके नीचे 1 में से 2 माइनस करके माइनस का 1 आएगा ना, ये लो माइनस का 1 लिख दिया। अब देखो इस -1 को चाहे तुम नीचे ही रहने दो, चाहे इस -1 को यहां पर भेज दो ना, ऐसे ही छोड़ दो। मेरे हिसाब से तो तुम ऐसे ही छोड़ दो, अपना खामे का कम दिमाग लगाओगे और ज्यादा ही कुछ कर डालोगे, इसलिए इतना ही छोड़ दो, कम लिखने में ही भलाई है तुम्हारी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, गिवन अ जीपी बतानी है हमें, ठीक है। और ए की वैल्यू दे रखी है भाई 729 मतलब, है ना। और सेवंथ टर्म दे रखी है, सेवंथ टर्म बता रखी है 64। सेवंथ टर्म कितनी बताइए 64। और पूछा है सम शुरू का 7 का। तो देखो हमें रिलेशन दे रखा है भाई जीबी का, जीपी था, ए की वैल्यू थी 729 और सेवंथ टर्म थी ये 7 बताना है, मतलब शुरू की 7 टर्म का सम। तुम्हें मालूम है चाहे वो कुछ भी पूछे, लेकिन सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है ए और आर। जैसे मैं तुमसे कहता हूं एपी में सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होता है ए और डी, लेकिन जीपी में सबसे जरूरी चीज क्या होती है ए और आर। तो देखो ए तो दे ही रखी है, आर हम निकाल लेंगे। देखो जरा इधर A7 दे रखा है ना, लगाओ फॉर्मूला। A7 का क्या फॉर्मूला होता है AR की पावर 6। भाई यही तो होता है, एक कम कर देते हैं, समझ में आ रही है ना बात। A7 का मतलब पावर क्या कर देंगे एक कम, R की पावर क्या कर देंगे हमेशा एक कम, ठीक है। हाँ A की वैल्यू जो दे रखी है डाल दो। देखो A की वैल्यू ये रही 729, R की पावर 6 64, है ना। 729 इधर मल्टीप्लाई में है ना, इधर भेज दो डिवाइड में। 64/729 मैंने क्या करा 729 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आकर क्या हो गया भाई बोलो डिवाइड। अब तुम्हें मालूम है इस तरह की चीजों में ना कटता है तो काट लो, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में तुम्हें काटने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, काटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो ऊपर है ना 64 का मतलब तुम्हें याद हो गया होगा 2 की पावर 6 होता है, और नीचे तुम्हें शायद याद ना हुआ हो नीचे 729 3 की पावर 6 होता। तुम सोचोगे भैया हमें कैसे याद रहेगा ये सब, ये 2 की पावर इतनी है 729 3 की पावर इतना होता है, हमें कैसे याद रहेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो देखो याद मत रखो, फैक्टर बना के देख ले करो, 64 के फैक्टर बनाओ एलसीएम वाले मेथड से आ जाएगा, 729 के फैक्टर बनाओ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है याद तो फैक्टर बना के देखे करो, ठीक है।
जब भी पावर वगैरह आया करे ना r की पावर 6 वाला, तो फैक्टर बना लिया करो। देखो मुझे बताओ 2 की पावर 6, 3 की पावर 6, क्या मैं होल की पावर 6 नहीं लिख सकता? तुम्हें ये बात मैंने कई बार बता दी है, जो पावर ऊपर की है और जो पावर नीचे की है, जब दोनों की पावर सेम है तो वो होल की पावर बन जाती है, ना कि काटना। काटने की गलती मत कर देना, कुछ बच्चे दिमाग लगाते हैं इसमें कि भैया ऊपर भी सेम पावर है नीचे भी सेम पावर है, काटो नहीं। पता है कब कटता है? कटता तब है जब बेस सेम होता है। ऊपर वाला बेस 2 है और नीचे वाला बेस 3 है, नहीं काट सकते। तुम 2 की पावर 6 को 3 की पावर 6 से नहीं काट सकते, ऊपर बेस अलग है और नीचे बेस अलग है। हाँ अब इधर देखो, इधर भी पावर 6 इधर भी पावर 6, ऐसे जरूर काट सकते हो। r की पावर कितनी बच गई? 2/3। ये बात तो मैंने भाई कई बार सिखा दी। अब जीपी के अंदर अगर तुम्हें ये बात याद नहीं हुई है तो तुम्हें मैथ्स छोड़ देनी चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। 6 से 6 कट गया और ये चीज हमने पहली बार तो करी नहीं है, तुम्हें ये बात याद हो गई होगी इस एक्सरसाइज में कितनी बार कर ली है ना। देखो ए भी बता रखा था और आर हमने निकाल लिया, अब जो पूछेगा वो निकाल देंगे। देखो 7th टर्म पूछी है, 7th टर्म तक का सम पूछा है, बना देते हैं। देखो S7 पूछा है, पहले मैं फॉर्मूला, चलो मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे। A1 माइनस आर की पावर n 1 माइनस आर, है ना। शुरू की कितनी टर्म का सम पूछा है भाई? 7 टर्म का, निकाल देते। देखो ए की वैल्यू बताओ, 729 थी। आर की वैल्यू बताओ, ये रही 2/3। मुझे बताओ ऊपर पावर क्या लगाऊंगा? सम कितनी टर्म का निकाल रहे हैं? 60 टर्म का। देखो वोट पे सम कितनी टर्म का निकाला जा रहा है? 60 टर्म का। देखो n की जगह 7, यहां पर भी क्या डालूंगा? n की जगह 7 अपोन में देखो 1 माइनस आर, आर की वैल्यू कितनी है? 2/3, है ना। कभी कभी ऐसा भी आ जाता है बड़ा सा, तो क्या हुआ, कर लेंगे। हम तो वैसे ही बड़े बड़े काम करते हैं, छोटे हम करते ही नहीं, ठीक है। तो देखो अब जो है नीचे एलसीएम वगैरह ले लेना और ऊपर पावर वगैरह खोल लेना। देखो चलो मैं कर देता हूं एक दो स्टेप, ये तो समझ में आ गया ना। देखो ए की वैल्यू डाल दी, आर की वैल्यू डाल दी, एन की वैल्यू डाल दी। शुरू की 7 टर्म का सम पूछा था, तो एन का मतलब क्या है? 7। एन की वैल्यू कितनी डालूंगा? 7 ही तो डालूंगा, है ना। अब देखो 729 ऐसे ही रहा, ऊपर खोल रहा हूं। तुम सोच रहे होंगे मैं पावर खोलूंगा इस बार? बिल्कुल भाई, 2 और 3 की पावर 7 तो खोल ही सकते हो। 2 की पावर 7 होता है भाई, सीधी बात है भाई, मैं तो कैलकुलेटर से ही करूंगा, 128। नीचे 3 की पावर 7 और खोल रहा हूं, नीचे 3 की पावर 7 और खोल रहा हूं, ये होता है भाई 2187। क्या बात है, तुम भी तो कर लेना भाई। 3 के पावर 7 ही तो खोलनी है, 3 की 7 बार मल्टीप्लाई करनी है। देखो मैंने बोला था जब पावर आए करे ना बड़ी बड़ी, जैसे 10, 8, 15 इस तरह से, तो मत खोले करो, लेकिन इतना तो खोल ही सकते हो। 7 पावर खोलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 11th क्लास में हो तुम, इतना तो खोल सकते हो, है ना। नीचे भी ऐसे ही रहने दो फिलहाल। अब एलसीएम एक साथ लेंगे, ऊपर का भी और नीचे का भी। तो देखो बस एलसीएम लेना है और कुछ भी नहीं करना इसके अंदर। देखो 729 ऊपर नीचे यहां पर 1 है, 1 और 2 187 का एलसीएम। नीचे भी यहां पर क्या है? 1 है, 1 और 3 का एलसीएम। ऊपर भी एलसीएम लो और नीचे भी एलसीएम लो और फिर उसको सिंपलीफाई करो अपने अपने हिसाब से। भाई सिंपल कैलकुलेशन है, तुम्हें करना चाहिए इस चीज को खुद से। मैं कब तक कराता रहूंगा?